व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बीएसएन 5th सेमेस्टर के पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे और उस यूनिट का नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास छोटे बच्चों में कितने % ऑफ फ्लूइड होता है, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम पता चलाते हैं कि ये बच्चे को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कमी है इस बच्चे में, कि वो डिहाइड्रेट हुआ है। इसके बाद हमने अगर एक बच्चा डिहाइड्रेट है तो हमने उसको कितने मिकदार में फ्लूइड देना है, जो हम वेट के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अब हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक बच्चा हमारे पास डिहाइड्रेट है तो हमने उसको किस तरह ट्रीट करना है, हमने उसको किस तरह रिहाइड्रेट करना है, हमने कौन कौन से मेथड यूज करने हैं कि अगर एक बच्चा हमारे पास इस तरह आता है हॉस्पिटल में कि उसको फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, तो हमने किस तरह उसकी ये कमी पूरी करनी है। और इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट को। मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन। देखो ये हमारे पास डिग्री है डिहाइड्रेशन के, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, और ये ऑलरेडी हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं और उसका वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तब आपके पास इसके बाद जब आप इस सेकंड पार्ट को देखेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई इजी होगा। तो हम किस तरह मैनेज करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन को। सबसे पहले हमने ओरल रिहाइड्रेशन करानी है, मतलब ओरली बच्चे को हमने फ्लूइड देना है। जिस तरह पेडिलाइट के नाम पे आता है, रिहाइड्रेस के नाम पे, रिहाइड्रेलेट के नाम पे आता है, इन्फिलाइट के नाम पे आते हैं, तो डिफरेंट नाम पे हमारे पास ORS वगैरह आते हैं, तो वो फ्लूइड्स होता है। अगर हमारे पास एक बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन उसको हुई है और वो ओरली फ्लूइड ले सकता है, तो हम उसको मुंह के जरिए क्या करेंगे, पेडिलाइट, इन्फिलाइट, रिहाइड्रेलेट, तो ये डिफरेंट नाम से हमारे पास फ्लूइड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फार्मेसी में होते हैं, तो हम वो फ्लूइड देंगे ताकि बच्चे में वो जो फ्लूइड की कमी है वो पूरी हो सके। इसमें फ्लूइड भी होता है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इसके बाद रूल्स रिगार्डिंग रिहाइड्रेशन, क्या रूल्स हैं कि 50 to 100 ml पर kg विद इन 4 hours। अगर आपके पास हॉस्पिटल में इस तरह का बच्चा आता है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेट हो, तो आपने 4 घंटों के अंदर अंदर क्या करना है, आपने 4 घंटों के अंदर अंदर उसको 50 से लेके 100 ml पर kg फ्लूइड देना होगा ताकि वो रिहाइड्रेट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा टाइम तक उसको फ्लूइड की कमी होगी तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, इवन दो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर एक बच्चे को डायरिया वगैरह हो जाता है तो वो उसको एडल्ट की निस्बत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मॉडरेट डिहाइड्रेट है या माइल्ड डिहाइड्रेट है। तो ये इसके लिए फिर आपको इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास है होम मैनेजमेंट, कि अगर इस तरह का डिहाइड्रेशन होती है और बच्चा घर में है तो उसको किस तरह हमने मैनेज करना है। देखो नर्सिस जो होते हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल साइड पे केयर नहीं देते, बल्कि कम्युनिटी साइड पे भी केयर देते हैं, वो होम केयर भी देते हैं। तो क्या करना है, आपने लोगों को इन्फॉर्म करना होगा, लोगों को आपने एजुकेट करना होगा कि अगर आपके पास इस तरह बच्चा डिहाइड्रेशन में जाता है और आप लोगों को अंदाजा होता है तो किस तरह आपने उस बच्चे की फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो डिफिशियंसी होती है उसको आपने किस तरह मैनेज करना है होम में। तो इसलिए ये सीखना भी नर्सिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरल रिहाइड्रेशन,
ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। आप लोगों ने ओआरएस का नाम सुना होगा, जिसको निमकोल भी कहते हैं। तो क्या होता है, अक्सर जब क्या होता है, जब सैलाब वगैरह आए थे पंजाब में, तो वहां पे ये डायरिया वगैरह बहुत ज्यादा आया था बच्चों में। तो वहां पे टीवी पे ये चीजें बताई जाती थी कि बच्चों को निमकोल दिया करे, निमकोल पिलाया करे। तो क्या होता है कि अगर होम साइड पे, या आप हॉस्पिटल में भी ये यूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ये होम साइड पे यूज होता है कि अगर घर में इस तरह का डिहाइड्रेटेड बच्चा है, तो आपने उसको ओआरएस देना है फर्स्ट 4 to 6 आवर। और ये क्या है, ये सोडियम ग्लूकोज इसमें होता है, जिस तरह पेडिलाइट हो गया, रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन हो गया, या ओआरएस हो गया, तो उसमें चीनी होती है, उसमें नमक होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप फ्लूइड बना होता है। सही है, उसमें ये बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 4 से 6 घंटों के अंदर अंदर आपने ये क्या करना है, ये बच्चे को ये ओआरएस आपने देना होगा। अगर बच्चा टॉलरेट करता है, टॉलरेट मतलब ये है कि अगर बच्चा वो फ्लूइड ले सकता है, फिर क्या करना है, गिव 30 to 60 cc पर kg मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर। मतलब ये है कि पूरे 24 घंटों में आपने 30 से लेके 60 cc पर kg आपने ये देना होगा। मतलब ये है कि अगर बच्चा 10 साल का है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको 30 से लेके 60 cc पर kg, तो 50, अगर मिसाल के तौर पे आप 50 ml देते हैं, तो आप 500 ml आप बच्चे को देंगे 24 आवर में। मतलब हर घंटे में आप उसको 500 ml दिया करें, तब तक जब तक आपके पास बच्चा रिहाइड्रेट नहीं होता। ऐसा होता है ना कि बच्चों को जब डायरिया लग जाता है, वाटर स्टूल होता है, तो वो 2-3 दफा जब स्टूल पास करता है, तो उसके बॉडी से तमाम के तमाम मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड वो बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी एकदम से उसका डाउन हो जाता है, बच्चा क्या हो जाता है, एकदम से डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर आपने इस तरह बच्चे को फ्लूइड दे कि पहले उसको थोड़ा ओआरएस दोगे, अगर वो उसको टॉलरेट करता है, तो फिर आपने 30 से लेके 60 cc पर kg पर 20 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर आपने उसको देना है। मिसाल के तौर पे आप उसको जो है, अगर आपके पास 5-6 साल का बच्चा है, तो आप 500 ml 1000 ml तक आप उसको वक्फे के साथ देते जाए, ताकि स्टूल वगैरह पास करने से या डायरिया वगैरह से जो उसकी डिहाइड्रेशन होती है वो वापस रिहाइड्रेट हो। और आप तब तक दे जब तक आपके पास बच्चा रिहाइड्रेट नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा टाइम तक बच्चे में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी रहेगी, तो ये उसके लिए काफी नुकसानदेह है। ग्लूकोज प्लस सोडियम पेडिलाइट रिसोल, इसके बाद क्या है, इन्फिलाइट। तो ये डिफरेंट नाम से आते हैं, पेडिलाइट वगैरह डिफरेंट नाम से हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, और डिफरेंट फ्लेवर में है। कोई ऑरेंज फ्लेवर में है, कोई जो है वो उस फ्लेवर में भी होता है, ये मैंगो फ्लेवर में भी होता है, लेमन फ्लेवर में भी होता है। तो क्या है, ये हमारे पास ओआरएस ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन है। तो जब भी अगर घर होम साइड पे इस तरह बच्चा डिहाइड्रेट होता है, या डायरिया उसको है, या वाटर स्टूल 5-6 दफा उसने वाटर स्टूल पास कर लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, बच्चे में फ्लूइड की कमी आ जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने टीच करना है लोगों को कि वो क्या करे, वो बच्चों को ओआरएस दिया करे। देखो, ट्रीटमेंट तो उसको देनी होगी, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो तो देनी होगी, लेकिन जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की जो बैलेंस इम्बैलेंस, वो जो कमी आ गई है, वो उन्होंने ओआरएस से पूरी करनी है बच्चों की। अब अगर एक बच्चा मॉडरेट से सीवियर डिहाइड्रेट हुआ है, तो उसको हमने किस तरह मैनेज करना है। अक्सर वो हमारे पास हॉस्पिटल आ जाते हैं, और वो इस तरह होते हैं कि वो कभी कभार ओरली कोई चीज लेती ही नहीं। मतलब आप उसको ओआरएस दोगे, वो वोमिट करेंगे। तो फिर इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, और हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना होता है, आईवी थेरेपी हम करते हैं। मतलब ये है कि आईवी लाइन पास करके आईवी फ्लूइड हम उसको देते हैं। एक्सपेंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड इंप्रूव सर्कुलेटरी एंड रेनल फंक्शन। हम क्या करते हैं जी, नॉर्मल सलाइन लगाकर, डेक्सट्रोज वाटर लगाकर, या रिंगल लैक्टेट लगाकर, जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और ये हम बच्चे को लगा लेते हैं ताकि उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड बढ़ जाए, और
उसका जो सर्कुलेटरी और रेनल फंक्शन वो वापस से बहाल हो। पोटाशियम आफ्टर किडनी फंक्शन इज असेस्ड, क्या करना है, अगर उसके किडनी का फंक्शन सही है और बच्चे में पोटाशियम की कमी भी हुई है, जो अक्सर किस्में होती हैं, जो अक्सर डायरिया में होती हैं, तो फिर हमने क्या करना है, हम उसको पोटाशियम भी दे सकते हैं। इसके बाद जब हमारे पास बच्चा थोड़ा बहुत सेट हो जाए तो हम उसके लिए ओरल फीडिंग भी बिगिन कर लेते हैं, मतलब वो भी स्टार्ट कर लेते हैं, अगर बच्चा हमारे पास ओरली फ्लूइड ले सकता हो। और जब हमारे पास बच्चा थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाए तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उसको, अगर बच्चा बड़ा है वो खाना वगैरह खा सकते हैं, तो उसको हम नरम खुराक वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि सख्त खुराक अगर आप दोगे तो फिर उससे वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, तो फिर हम उसको नरम खुराक वगैरह दे सकते हैं। सही है। अब ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि कंडीशन काजिंग फ्लूइड इम्बैलेंस, वो कौन कौन से कंडीशन है जो फ्लूइड इम्बैलेंसिंग कराते हैं। पहला हमारे पास है फोटोथेरापी। फोटोथेरापी किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में इसका पिक्चर भी नजर आ रहा है। जब हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है, उसको जाइंडस हो, जाइंडस के फिर दो हमारे पास टाइप हैं। सही है कि जब उसके बॉडी में बिलिरुबिन ज्यादा हो जाता है, जाइंडस होता है, तो उसको फिर फोटोथेरापी देते हैं। उसको इनक्यूबेटर में जो है बच्चे को रखकर उसको ग्रीन वो ब्लू लाइट दी जाती है, क्या होता है, जिससे उसका वो बिलिरुबिन लेवल को कम किया जाता है, और ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, और नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर भी आ रही है। तो फोटोथेरापी में अगर एक बच्चा है उसको भी क्या होते हैं, फ्लूइड इम्बैलेंस उसको हो सकता है। दूसरा, इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, चूंकि बच्चों का रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होता है या किसी वजह से अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको डिहाइड्रेशन या फ्लूइड इम्बैलेंस में जा सकता है। इसके बाद फीवर, तो बुखार में आपको तो पता है, बुखार में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें भी क्या होते हैं, फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से। इसके बाद वोमिटिंग, वोमिटिंग अगर बच्चा उल्टी करता है, इस तरह वोमिटिंग उस पर लग गई है, तो आपको तो पता है कि वोमिट में क्या आता है, यही फ्लूइड वगैरह आता है ना, जो स्टोमिक कंटेंट हो, तो वो क्या कर सकता है, वो फ्लूइड इम्बैलेंस लेकर आ सकते हैं। इसके बाद डायरिया, जिसमें गैस्ट्रोइंट्राइटिस आता है, अगर एक बच्चे को डायरिया है, वाटर स्टूल है, तो फिर क्या हो सकता है, उस कंडीशन में भी उसमें फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है। ड्रेनेज ट्यूब या ब्लड लॉस, या क्या है कि बच्चे की कोई सर्जरी हुई है, उसका ट्यूब लगा हुआ है, ड्रेनेज ट्यूब, जहां से जो है बॉडी के क्या आते हैं, बॉडी का फ्लूइड वगैरह आ रहा है, या एक बच्चा है उसको ब्लड लॉस हो गया है या ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो बच्चा क्या, उसके बॉडी में फ्लूइड की कमी आएगी और वो इम्बैलेंस में जा सकते हैं। इसके बाद बर्न, अगर कोई बच्चा जल जाए, तो आगे स्लाइड में आ भी रहा है कि जो बच्चा जल जाए तो वो स्किन जो बर्न हुई हो उससे फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत नॉर्मल स्किन के, तो ये वो कंडीशन है जो क्या कर सकते हैं, जो फ्लूइड इम्बैलेंस लेकर आ सकते हैं। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये फोटोथेरापी हो रही है बच्चे, उसके लिए डिफरेंट लाइट्स लगे हुए हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है लाइट की वजह से बच्चे का क्या हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है, और ये इन्वायरमेंट भी काफ़ी गर्म होता है, तो फिर क्या करना होगा कि फोटोथेरापी में हम क्या करते हैं, बच्चे को डायपर भी पहनाते हैं, और दूसरा क्या होता है, बच्चे का आइस पे शील्ड, आइस को हम शील्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेशन की वजह से इसकी आइस भी ख़राब हो सकती हैं। दूसरा, हमने उसको डायपर पहनाया होगा जिससे वो स्टूल पास करेगा, और हम फिर क्या करेंगे, इनटेक आउटपुट को हम इजीली अच्छे तरीके के साथ रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो बाकी फोटोथेरापी जो है वो अलग से सब्जेक्ट हैं, वो इंशाल्लाह हम अगर टाइम मिला तो बहुत जल्द उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, तो आप लोगों के वो क्लियर हो जाएगा कि फोटोथेरापी किसे कहते हैं। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि फोटोथेरापी के दौरान भी बच्चा क्या हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है। अब है टेकिपनिया। टेकिपनिया किसे कहते हैं आप लोगों को पता भी होगा कि जब रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं टेकिपनिया। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, इसमें टेकिपनिया में रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। क्या कि आपका पीएच ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि टेकिपनिया में आपका CO2 बॉडी से लॉस होता है, तो क्या होगा कि इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और
जितनी आपका रिस्पायरेशन रेट जितना बढ़ेगा उतना आपके बॉडी से वाटर लॉस और फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अब टेकिपनिया के काजिज़ क्या हैं? हाइपर वेंटिलेशन के एक फियर है, अगर बच्चा डर जाए तो एकदम से उसकी रिस्पायरेशन बढ़ जाती है, या बच्चे को कोई तकलीफ हो या बुखार हो या कोई हार्ट मसला हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो या बच्चा एनीमिक हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है? बच्चा टेकिपनिक होता है। देखो फियर और पेन में रिस्पायरेटर बढ़ ज़्यादा होता है, सही है। बुखार में भी ज़्यादा होता है, इनीमिया में भी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इनीमिया में आपके पास ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं करते, लिहाजा लंग्स को मैसेज पहुंचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायरेशन बढ़ा दे ताकि वो ज़रूरत पूरी हो। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में फिर टेकिपनिया बच्चा जो है वो टेकिपनिक हो जाता है और टेकिपनिया में फिर क्या होगा? फ्लूइड इम्बैलेंस होगा। इसके बाद फीवर, ईच डिग्री ऑफ फीवर इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट 10% विद अ करस्पॉन्डिंग फ्लूइड रिक्वायरमेंट। देखो क्या होता है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर के साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट 10% तक रेज हो जाता है। क्यों? देखो ये फीवर क्यों होता है? जब फीवर होता है तो उसमें क्या होता है? हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचता है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दे। अब हमारी बॉडी खुद से तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकती, बल्कि मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज करेगी। तो फीवर में हर 1 डिग्री के साथ 10% मेटाबॉलिक रेट हमारा क्या होता है? हमारा रेज होता है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है और वो टेम्परेचर हमारे पास फीवर काज करता है, मतलब फीवर में शो होता है थर्मामीटर पे। और फिर फीवर में हमारे पास हमारे बॉडी से हीट लॉस होता है और उसके साथ वो होता है फ्लूइड लॉस होता है। इसके बाद वोमिटिंग में क्या होगा कि पर्सन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जाएगा। देखो अल्कलोसिस, एसिडोसिस ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो पीएच के यूनिट में, लेकिन ये आप लोग जो है एएचएन में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किसे कहते हैं? देखो जब हमारे पास एक बंदा वोमिटिंग करेगा तो स्टोमिक कंटेंट वो बाहर लेकर आता है, जिसमें स्टोमिक एसिड HCl भी वो बाहर चला जाता है। जब HCl कमी होगी तो पीएच बढ़ेगा, बंदा जाएगा अल्कलोसिस में। चूंकि वो HCl की वजह से वो क्या हुई है, HCl बॉडी से रिलीज हुआ है तो बाइकार बढ़ जाएगा बॉडी में। तो ये बंदा किसको कहते हैं? इसको कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। लेकिन अगर क्या होता, लेकिन अगर हमारे पास वो जो प्रीवियस टाइम था तो उसमें CO2 कम था, तब उसको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस कहते थे। लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वोमिटिंग के थ्रू HCl आपके बॉडी से जाएगा और बाइकार बढ़ जाएगा। बाइकार हमारे पास बेसिक होता है, आपका पीएच इंक्रीज हो जाता है और इसको कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सही है। अब वोमिटिंग में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, बॉडी से एसिड लॉस होता है जिससे पीएच बढ़ जाती है, और जब पीएच बढ़ेगी तो इसका मकसद क्या होगा? अल्कलोसिस होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंट फर्दर लॉस एंड रिप्लेस लॉस इलेक्ट्रोलाइट। ये अक्सर ये पाइलोरिक स्टेनोसिस आप लोगों ने ये देखा भी होगा और ये यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी मौजूद है कि अगर कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, सही है, पाइलोरस किसे कहते कि वो रीजन जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के साथ कनेक्ट होती है, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज वगैरह है तो इस तरह के बच्चा अक्सर वोमिटिंग वगैरह करता है। तो वोमिटिंग में उसके बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वोमिटिंग के थ्रू HCl ये तमाम चीज़ें उसके बॉडी से बाहर चली जाती हैं, बच्चा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में चला जाता है। अब आप ये MCQs याद रख रहे कि वोमिटिंग में बंदा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl उसके स्टोमिक से वोमिटिंग के थ्रू बाहर आएंगे, पीएच उसका रेज हो जाएगा और बाइकार बढ़ जाएगा, वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में चला जाएगा। इसके बाद डायरिया। डायरिया में क्या होता है? डायरिया वाटर स्टूल होती हैं, उसमें पर्सन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बाइकार्ब होता है GIT ट्रैक वो बॉडी से लॉस होता है। देखो HCl की एसिडिटी इंटेस्टाइन में इतनी नहीं रहती, तो स्टोमिक वोमिटिंग में जो है स्टोमिक कंटेंट अक्सर बाहर आता है। दूसरा, अगर एक बंदे को डायरिया है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बाइकार्ब है वो स्टूल के थ्रू बाहर चला जाता है। तो जब बाइकार्ब कम होगा
तो बाइकार बेसिक था, वो बेस का काम करता था। तो इससे अगर वो बाइकार आपके बॉडी में कम हो गया तो एसिडिटी बढ़ जाती है, पीएच आपका कम हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने फ्लूइड को भी, बंदे को वापस से फ्लूइड भी उसको देना होगा और दूसरा रिप्लेस करना होगा, और उसके साथ बाइकार भी आप रिप्लेस करोगे। बाइकार के हमारे अपने इन्फ्यूजन आते हैं, वो भी आपने देना होगा उस कंडीशन में कि अगर एक पर्सन हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है, कि अगर उसके बॉडी से बाइकार लॉस हो जाए। इसके बाद बर्न किसे कहते हैं? अक्सर अगर हमारे पास छोटे बच्चे जल जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड लॉस इज 5 to 10 टाइम्स ग्रेटर देन फ्रॉम देम स्किन। क्या होता है कि हमारे पास एक नॉर्मल स्किन है, उससे जितना फ्लूइड लॉस होता है वो स्किन जो जल जाए तो जले हुए स्किन से 5 से 10 गुना ज्यादा लॉस होता है। नॉर्मल स्किन से इतना नहीं होता, बल्कि जले हुए स्किन से 5 या 10 गुना ज्यादा लॉस होगा एक जले हुए जिस्म से बनिस्बत नॉर्मल स्किन से। सही है। तो अगर एक बच्चा हमारे पास किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इस तरह बच्चा जो है घर में गैस वगैरह की वजह से जल गया है, तो फिर क्या होगा? उसके बॉडी से फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होगा। उस कंडीशन में फिर हमने उसके बॉडी को रिहाइड्रेट करना होगा। एबनॉर्मल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन सेल एंड इंटेस्टिनल फ्लूइड, उसके इंटेस्टिनल फ्लूइड और सेल्स वगैरह के दरमियान एबनॉर्मल एक्सचेंज होती है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की, और इस तरह बच्चे में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग आती है। अब हमारे पास है कि रीजंस व्हाई इन्फेंट एंड चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग। बच्चे जो हैं वो ज्यादा रिस्क पे क्यों होते हैं? तो उसका आंसर ये है कि इंक्रीज परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज H2, कि उसके बॉडी में 80% तक वाटर होता है। दूसरा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है जो इजीली बॉडी से लॉस हो सकता है। इसके बाद इंक्रीज बॉडी सरफेस एरिया, बच्चों का उसके फ्लूइड के मुताबिक उनका बॉडी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जो कि उसके बॉडी सरफेस से फिर क्या होते हैं? हीट लॉस होती है और वो अपने साथ फ्लूइड को भी लॉस करवाता है। इसके बाद इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, छोटे बच्चों का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है बनिस्बत ओल्डर एडल्ट के। क्यों? क्योंकि उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो मेटाबॉलिक रेट भी उनका ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे का छोटा सा मैदा होता है, लेकिन वो हर 1-2 घंटे बाद जो है वो रोता है और उसको फिर मदर क्या करती है? मदर फीड कराती है। तो वो इसलिए कि उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होते हैं। बस इधर वो खाता है या इधर वो मतलब मिल्क पीता है, उधर वो जो है स्टूल पास करता है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा होता है, और मेटाबॉलिक में फिर क्या होता है? उसमें फिर बॉडी से फ्लूइड अक्सर लॉस होता है। इसके बाद इमेच्योर किडनी। इमेच्योर किडनी क्या है? देखो, हमारी किडनी जो है वो वाटर को बैलेंस रखती है, वाटर को कंट्रोल रखती है, लेकिन छोटे बच्चों की जो किडनी होती है वो इतनी मेच्योर नहीं होती, वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को सही से बैलेंस नहीं रख सकती, लिहाजा बच्चे में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आती है अक्सर। तो ये रीजन आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि यही वो रीजन है जो क्या करता है, जो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन को हाई रिस्क पे डालता है कि वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की इसमें इम्बैलेंसिंग आ। Why is it necessary to use a pump or other volume control when infusing IV fluid into, ये क्या लिखा है? when infusing intravenous fluid into children। देखो, अगर आप लोग हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पे अक्सर बच्चों को जो फ्लूइड दिया जाता है तो वो या डायल फ्लो पे या इन्फ्यूजन पंप पे। इन्फ्यूजन पंप और डायल फ्लो दोनों पर यूट्यूब चैनल में मेरी वीडियो मौजूद है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें कि इन्फ्यूजन पंप बाय फरमान और डायल फ्लो बाय फरमान, तो आपके पास आ सकता है। तो वो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक्यूरेट फ्लूइड देते हैं। मतलब अगर उन पे हम सेट करें कि 2 ml पर हार, तो 1 घंटे में वही 2 ml देंगे, उससे ज्यादा बच्चे को नहीं मिलेगा। तो ये इन्फ्यूजन पंप वगैरह हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एडल्ट में अगर 100-200 ml ज्यादा चला जाए कोई बात नहीं होती, लेकिन बच्चे को आपने फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना। तो ये पंप हमारे पास इन्फ्यूजन पंप इसलिए यूज होते हैं कि अवॉइड ओवरलोड। दूसरा, स्पेसिफिकली मॉनिटर इनपुट।
एक तो ये है कि ये ओवरलोड को अवॉइड करते हैं ताकि बच्चे में क्या हो, बच्चे में ज़्यादा फ्लूइड उसके बॉडी में ना जाए, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड जाएगा तो वो भी उसके बॉडी के लिए ख़तरनाक होगा, हार्ट पे प्रेशर डालेगा, उस पे लंग्स की प्रॉब्लम करेगा, उसकी किडनी पे प्रेशर डालेगा। सही है। दूसरा क्या है, स्पेसिफिकली मॉनिटर इनपुट, आपके बच्चे में कितना फ्लूइड जा रहा है, कितना इनपुट है, वो उसको भी एग्जैक्टली मॉनिटर करता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए इन्फ्यूजन पंप हॉस्पिटल में यूज होता है जब हमने इंट्रावेनस फ्लूइड देना हो बच्चे को। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि इन्फ्यूजन पंप डिवाइस क्यों यूज होते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल यो इसलिए कि एक तो क्या है ओवरलोड ना हो, दूसरा जो है इनपुट को स्पेसिफिकली मॉनिटर किया जा सके। सही है, क्योंकि ड्रिप होगा, कभी ज्यादा जाएगा कभी कम जाएगा, तो इसलिए जो है ये हम इन्फ्यूजन पंप पर हम यूज करते हैं। अब हमने क्या करना है, यूरिन आउटपुट, अगर एक देखो छोटे बच्चे तो वॉशरूम नहीं जाते ना, तो छोटा बच्चा है उसका यूरिन आउटपुट हम किस तरह नोट करेंगे। देखो अगर कैथेटर लगा है, इतना बच्चा है कि कैथेटर उसको लगाए तो फिर तो यूरिन बैग में आएगा, लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो डायपर होता है तब उसको पहले हम क्या कर लेते हैं, उसको हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद जब वो डायपर पहना देते हैं, और उसके बाद अगर वो यूरिन पास करता है तो फिर हम फिर डायपर का वेट करते हैं। अब अगर कितने ग्राम उसमें इंक्रीज आया है उतना ml उसने यूरिन पास किया होगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 cc, मतलब ये है कि डायपर लगाने से पहले उसका वेट किया था, अब उसका वेट 10 के ग्राम इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बच्चे ने 10 ml तक यूरिन पास किया है, मतलब उसका यूरिन आउटपुट 10 ml है। तो इस तरह हम छोटे बच्चों में ये करते हैं, जिनका क्या होता है, जिनका यूरिन आउटपुट हमने नोट करना होता है और हम उनको डायपर यूज करते हैं, तो उनमें इस तरह डायपर को बिफोर एंड आफ्टर यूरिन जो है यूरिनेशन हमने वेट करना होता है। What is considered ओलिगोरिया इन एन इन्फेंट आर चाइल्ड, तो ओलिगोरिया किसे कहते हैं, कि कब कहेंगे कि ये बच्चा ओलिगोरिक है। तो ये ऑलरेडी हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया है कि ओलिगोरिया किसे कहते हैं, कि जब हमारे पास नॉर्मल से कम यूरिन कोई पास करे तो उसको ओलिगोरिया कहते हैं। अगर एक बच्चा 1 ml से कम पर केजी पर हार यूरिन पास करते हैं तो हम कहते हैं ये बच्चा ओलिगोरिक है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लिहाजा आप इसको याद रख लें कि अगर एक बच्चा पर केजी उसका यूरिन आउटपुट पर हार पर केजी 1 ml से कम होगा, ये बच्चा ओलिगोरिक हो सकता है। सही, ये ओलिगोरिक बंदा है, बच्चा है, और ये शो करेगा कि बच्चे में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी। हाउ विल यू एसेस फॉर हाइड्रेशन इन अ 6 month ओल्ड, अगर बच्चा आपके पास 6 महीनों का बच्चा है तो उसमें आप क्या कहते हैं, उसमें आप हाइड्रेशन कैसे चेक करेंगे। तो ये ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन हम चेक करेंगे कि उसका ड्राई है या नहीं है, स्किन की टर्जिडिटी हम चेक करेंगे, आई हम चेक करेंगे कि उसकी आई सनकिन तो नहीं है, आई उसके धंसे हुए तो नहीं है। इसके बाद हम उसका जो है टिश्यू परफ्यूजन चेक करेंगे, उसके कैपिलरी फिल देखकर। इसके बाद हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर तो कम नहीं है। अगर बच्चा डिहाइड्रेट है तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, उसके टिश्यू परफ्यूजन कम होगी, उसकी आंखें धंसी होंगी जिसको सनकन आई कहते हैं। इसके बाद हार्ट रेट, अगर बच्चा डिहाइड्रेट होता है, फ्लूइड की कमी होती है, उसका हार्ट रेट ज्यादा होता है, क्यों, ताकि वो जरूरत पूरी कर सके। तो ये क्या है, ये चीजें हमारे पास 6 month के बच्चे में हम हाइड्रेशन इन साइन से क्या कर सकते हैं, इन अलामात से हम देख सकते हैं। अब हमारे पास है कि अगर एक बच्चा या कोई भी पेशेंट जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ है तो हमने उसके कौन से लैब टेस्ट करने हैं, हमने उसका सीरम ऑस्मोलैरिटी टेस्ट करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करने हैं। सीरम ऑस्मोलैरिटी टेस्ट किसे कहते हैं, कि वो ये देखता है कि उसके बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं। इसके बाद हम एक एक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे कि किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी है। कभी कभार ऐसा होता है कि सोडियम की कमी आ जाती है, पोटाशियम की कमी आ जाती है, तो ये चीजें फिर हम क्या करेंगे, ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे और सीरम ऑस्मोलैरिटी टेस्ट करेंगे। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि अगर एक बच्चा डिहाइड्रेट है तो उसके लिए हम कौन कौन से लैब टेस्ट करेंगे। तो ये 2 टेस्ट हम नॉर्मली करते हैं बच्चा जब अगर हमारे पास वो डिहाइड्रेट होता है।
और लास्ट स्लाइड हमारे पास है, व्हाट आर योर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर आपके पास इस तरह का पेशेंट है कि वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनटेक आउटपुट हमने रिकॉर्ड करना है, जिससे पता चलेगा कि बच्चा रिहाइड्रेट हो गया है या नहीं। सेकेंड, हम क्या करेंगे, बच्चे का वेट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आईवी फ्लूइड इनिशिएट करेंगे और मेंटेन रखेंगे, आईवी लाइन उसका पास करना, उसके बाद उसके लिए फ्लूइड स्टार्ट करना। फिर हमने देखना है कि फ्लूइड की तरफ वो रिस्पांस देता है या नहीं देता, यूरिन आउटपुट उसका कितना आ रहा है। इसके बाद हमने परफ्यूजन चेक करनी है, आईवी साइट हमने प्रोटेक्ट करना है, आईवी लाइन हमने सही से उसका लगाना है कि आईवी लाइन जो है उसके वेन में हो और उसको सही से फ्लूइड मिल सके। इसके बाद हम उसके हाइड्रेशन स्टेटस को एसेस करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, ओरली नहीं ले सकता, तो पेरेंटल सपोर्ट हम स्टार्ट करेंगे। पेरेंटल सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जो ओरल के बगैर हो, मतलब आईवी फ्लूइड वगैरह जो है वो हमारे पास पेरेंटल सपोर्ट में आता है। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक बच्चा फ्लूइड इम्बैलेंस के साथ है और उसको फ्लूइड लगा हुआ है, तो इन चीज़ों का क्या करना है, इन चीज़ों के हमने केयर करनी है। तो ये हमारे पास क्या था, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का यूनिट था। आपको जहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना हो तो इस यूनिट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।